कुशलगढ़ नाम के एक बहुत सुंदर राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम वीर प्रताप था। एक दिन जब महाराज राजदरबार में बैठे थे और कोई राजकार्य न होने के कारण बैठे बैठे उनके दिमाग में एक बेतुका ख्याल आता है। इस राज्य में बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मेरे मंत्री, सलाहकार, और इनमें सबसे बुद्धिमान तो मैं स्वयं हूँ। लेकिन राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख आखिर कौन होगा? तभी वो अपने सलाहकार मंत्री से बोलता है। सुनो मंत्री, मेरे दिमाग में कब से एक बात घूम रही है। हमारे राज्य में आखिर सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? महाराज, ये कैसा प्रश्न है? आखिर ये कैसे पता किया जा सकता है कि राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख आखिर है कौन? जाओ और पूरे राज्य में घूमो और 5 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। मैं नहीं चाहता मेरे राज्य में मूर्खों की संख्या अन्य राज्यों से ज्यादा हो। उन्हें ढूंढकर 100 कोड़े मारे जाएं, ताकि कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करने से पहले डरे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये महाराज भी ना कुछ भी कार्य दे देते हैं। अब भला किसी मूर्ख के माथे पर थोड़ी लिखा होता है कि वो मूर्ख है। मंत्री राज्य में घूम रहा था, तभी उसे एक व्यक्ति गधे पर बैठकर गठरी अपने सर पर रख के जाते हुए दिख जाता है। ये लो, एक मूर्ख तो मिल गया। रुको रुको भाई, बताओ क्या बात है? तुम इस गधे पर तो बैठे हो, फिर ये गठरी अपने सर पर क्यों लाद रखी है? वो मेरा गधा बूढ़ा हो गया है और कमजोर भी। मैं इस पर अधिक बोझ नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने इसका बोझ कम करने के लिए गठरी सर पर उठा रखी है। और वैसे भी पिछले जन्म का ऋण चुकाना पड़ता है। ऋण? कैसा ऋण भाई? पिछले जन्म में ये गधा मेरे पिताजी थे। अच्छा, पर बंधुवर, आपको कैसे पता ये गधा पिछले जन्म में आपके पिताजी थे? मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, गधे के बच्चे, लगता है मुझे तेरा बोझ अगले जन्म तक उठाना पड़ेगा। और जैसे ही मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तभी इसका जन्म हुआ। तब से ये गधा मेरा बोझ उठा रहा है। अब आप ही बताइए, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी के अलावा कौन हो सकता है? सही है भैया, सही है। तुम गधे की ही संतान हो सकते हो। एक काम क्यों नहीं करते बंधुवर? अगले रविवार अब राज दरबार में उपस्थित हो जाइए। मैं महाराज से कहकर आपको पुरस्कार दिलवाता हूँ। क्या उपहार मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। फिर तो मैं अवश्य आऊंगा। ये कहकर वो व्यक्ति चला जाता है। चलो, एक तो मिल गया, अब बाकी के 4 और ढूंढता हूँ। थोड़ी ही दूर नदी के पास एक व्यक्ति को मूर्ति की तरह खड़े देख मंत्री हैरान हो गया और उस व्यक्ति के पास जाते हैं। व्यक्ति बोलता है, श्श्श। अरे भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो? प्रतिशोध लेने के लिए। पर किससे? एक मछली सुबह काट के भाग गई थी। सुबह तो मैं जल्दी में था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब आया हूं अपना बदला लेने। छोड़ूंगा नहीं। शोर मत करना वरना भाग जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, आपको पता कैसे चलेगा जिससे आप प्रतिशोध ले रहे हो? सुबह जिस मछली ने आपको काटा था, ये वही मछली होगी। अरे तुम मछली को तो पता होगा ना, ये काफी नहीं है क्या? नहीं, काफी है, किंतु आप उससे प्रतिशोध कैसे लोगे? मैं उसे डुबो डुबो के मारूंगा। नहीं, तुम लगे रहो। कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हैं इस राज्य में। अगर मूर्ख की जगह बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढने को बोला होता तो वहीं दरबार में सब खड़े हो जाते। पर कोई भी व्यक्ति खुद को मूर्ख नहीं मानता, चाहे वो कितना भी बड़ा मूर्ख क्यों ना हो। जैसे कि मैं, जो मूर्ख ढूंढने की मूर्खता कर रहा हूँ। कुछ आगे चलते ही एक व्यक्ति मिलता है जो सिर के बल जमीन पर खड़ा था। क्या हुआ भाई, ऐसे सर के बल क्यों खड़े हो? आज प्रातःकाल सर में बहुत दर्द था। मैं वैद्य जी के पास गया तो उन्होंने दर्द निवारक औषधि देते हुए कहा, औषधि लेने के बाद औषधि असर करने में थोड़ा समय लेगी। फिर मैंने भी अपनी बुद्धि लगाई और यहाँ आकर सर के बल खड़ा हो गया, ताकि दवाई मेरे पेट में जाने के बजाय सीधे मेरे सर में चली जाए और मेरा सर दर्द शीघ्र ही चला जाए। किया ना बुद्धिमानी वाला काम? हाँ, बिल्कुल सही किया।
और फिर मंत्री अगले सुबह सबको लेके राज दरबार में उपस्थित होता है। ये क्या बात है मंत्री, मैंने तो तुम्हें 5 मूर्ख लाने की कहा था, ये तो सिर्फ 4 ही हैं। 5 नहीं बल्कि 6 मूर्ख लेके आया हूं महाराज। पहले आप इनकी मूर्खता की कहानियां तो सुनिए। और फिर मंत्री एक एक करके सबकी मूर्खता की कहानी राजा को सुनाता है। इनसे मिलिए महाराज, ये हैं चौथे मूर्ख प्रकाश राव। इन्होंने तो अपनी बुद्धिमानी से भगवान तक को ठग लिया, उन्हें भी मूर्ख बना डाला। इनके बारे में मैं नहीं, ये स्वयं आपको बताएंगे। बताइए प्रकाश राव जी। जी महाराज, मेरा नाम प्रकाश राव नहीं है। क्या? तो फिर क्या है? मैं जानता हूं इनका असली नाम, इनका नाम गोपाल दास है। नहीं, मेरा नाम गोपाल दास भी नहीं है, मैंने आपसे भी झूठ बोला था। अरे तो क्या नाम है तुम्हारा? वही तो खेल है महाराज। क्या है कि बचपन में मेरी नानी ने बताया कि वहां ऊपर जीवन मृत्यु का हिसाब किताब चित्रगुप्त लिखते हैं, वो भी हर किसी के नाम के साथ। फिर क्या था, मैंने चलाई अपनी बुद्धि और तय कर लिया, मैं अपना नाम किसी को नहीं बताऊंगा। और बताता भी कैसे, मैंने अपना नाम ही नहीं रखा। पर आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा? यही तो, चित्रगुप्त को चकमा देने के लिए। मंत्रीवर, जब चित्रगुप्त को मेरा नाम ही नहीं पता होगा तो मेरी मृत्यु किस नाम से लिखेंगे, यमदूत किस नाम से मेरे प्राण हरने आएंगे। यानी मैंने मृत्यु को चकमा दे दिया। इस तरह मैंने भगवान को भी मूर्ख बना दिया। देख लिया महाराज इनकी बुद्धिमानी, कैसे कैसे मूर्ख लोग भरे पड़े हैं हमारे राज्य में। इन मूर्खों की वजह से हमारे राज्य का नाम खराब हो रहा है। मंत्री, इनको 100 कोड़े लगाए जाएं। ठहरिए महाराज, सिर्फ 4 मूर्ख नहीं हैं, अभी तो 2 मूर्ख और रह गए, उन्हें भी तो दंड मिलना चाहिए। तो बताओ कौन है वो 2 और मूर्ख? 5वां मूर्ख तो मैं स्वयं हूं महाराज, जो दंड का उतना ही अधिकारी हूं जितना कि ये सब लोग हैं। जो व्यक्ति राज दरबार के विशेष सलाहकार जैसे जिम्मेदार पद पे रहते हुए भी मूर्खों को ढूंढने जैसे मूर्खतापूर्ण कार्य को कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है महाराज? मुझे भी दंड मिलना ही चाहिए महाराज। और छठा मूर्ख कौन है? मंत्री डरते हुए बोलता है, वो छठा मूर्ख और कोई नहीं, आप हैं महाराज। महाराज को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलते हैं, बहुत हुआ मंत्री, शायद तुम भूल रहे हो तुम किसके सामने खड़े हो। हम यहाँ के महाराज हैं और महाराज को मूर्ख बोलने का दंड तुम्हें पता है ना? जी महाराज, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ और मुझे आपका कोई भी दंड स्वीकार है, किंतु आप ही बताइए, अगर किसी में बुद्धि क्षमता कम है तो इसमें इन विचारों का क्या दोष? ईश्वर ने तो इन्हें ऐसा ही बनाया है। क्या ये इसलिए दंड के अधिकारी हैं क्योंकि इनके सोचने का नजरिया अलग है? बल्कि ये लोग तो भोले हैं महाराज, ये तो किसी के साथ छल भी नहीं कर सकते। इनमें इतनी बुद्धि ही नहीं है कि किसी को कोई हानि पहुंचा सकें। बल्कि दंड तो हमें मिलना चाहिए जो सोच समझकर छल कपट करते हैं। इनको दंड नहीं महाराज, शिक्षा मिलनी चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना था, अब आप जो उचित समझें। और मंत्री हाथ जोड़ लेता है। तभी राजा बोलता है, अद्भुत मंत्री जी, अद्भुत। और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर राजा अपने मंत्री को आदेश देता है, ये जो अतिथि हमारे यहाँ आए हैं, इन्हें सम्मान के साथ इनके घर छोड़ा जाए और इन्हें विशेष उपहार से सम्मानित किया जाए। इस तरह मंत्री की बुद्धिमानी से सभी लोग दंड से बच गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई ज्यादा या कम बुद्धिमान होने से भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी एक समान अधिकार रखते हैं।